SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फजल करम रखे। हम आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने आई का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो रिमेनिंग आई पार्ट्स जो रह चुके हैं इनको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम जितने आई पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं उनको हम इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सक्लेरा को पढ़ा था। सक्लेरा वाइटिश फाइब्रस मेम्ब्रेन है, वाइट एरिया ऑफ ह्यूमन आई। देन हमने कॉर्निया को डिस्कस किया था। कॉर्निया इज़ ए ट्रांसपेरेंट पार्ट, कर्व पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट हिट ही कॉर्निया पर करती है और ये रिफ्लेक्शन का काम करता है। अगर डायोप्टर की बात की जाए तो 43 डायोप्टर रिफ्लेक्शन का काम करता है, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 65 to 75% रिफ्लेक्शन पावर है इसकी कॉर्निया की। देन हमारे पास लिम्बस है। लिम्बस इज़ अ ट्रांजिशनल जोन। इसमें रहते हुए डॉक्टर आई को ट्रांसप्लांट करते हैं। इट्स मीन के पूरा आई बॉल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, जबकि कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। देन हमारे पास एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर को ये एक कैविटी है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, इसमें एक्वस ह्यूमर का फ्लूइड होता है और ये फ्लूइड सिलरी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। जितना क्वांटिटी में, जितना 1 मिनट में सिलरी बॉडी जो प्रोड्यूस करते हैं, ये 2 माइक्रोलीटर से 3 माइक्रोलीटर की रेंज में प्रोड्यूस होता है 1 मिनट में, डे टाइम में, और नाइट में 1 माइक्रोलीटर की रेंज में प्रोड्यूस होता है। इसके बाद एक्वस ह्यूमर को कलेक्ट कौन करते हैं, मतलब क्वांटिटी में एक्वस ह्यूमर जब ज़्यादा हो जाता है तो शैलम कैनाल इसको कलेक्ट करते हैं। शैलम कैनाल लिम्बस के एरिया में प्रेजेंट होता है और ये लिम्बस में जाकर ड्रेन होता है, और ड्रेन होने के बाद ये आई के एंगल में जाता है। वहाँ से ये आई के जो ब्लड्स होते हैं वहाँ पे उसमें मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद ऑप्टिक नर्व को मॉइस्ट रखता है एक्वस ह्यूमर, मतलब हमारी आई को नमी प्रोवाइड करता है, वेट रखता है हमारी आई को। आइरस एंड प्यूपल है। आइरस हमारी आई का कलर्ड पार्ट है। इसमें मेलानिन होते हैं, और जिसका जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उसका आई का कलर उतना ही गहरा होगा। मीन्स के ब्राउन, ब्लू या फिर डिफरेंट कलर्स में आई होती है। देन प्यूपल है। प्यूपल एक होल है आइरस के अंदर, आइरस के सेंटर में। वहाँ से लाइट एडमिट होती है और देन लेंस पर जाती है। लेंस हमारी आई का फ्लेक्सिबल पार्ट है, यानी इलास्टिक स्ट्रक्चर है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देन ये अकोमोडेशन पावर भी रखता है। देन इसके अलावा विट्रस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर जेल लाइक सब्सटेंस है और ये हमारी आई को पिचकने नहीं देता। देन हमारे पास जो आई पार्ट रिमेनिंग रह गए उनको डिस्कस करते हैं। इसमें है सबसे पहले रेटिना। व्हाट इज रेटिना? रेटिना का फंक्शन, रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव मोस्ट इनर लेयर और इनर मोस्ट लेयर भी कह सकते हैं या फिर मोस्ट इनर लेयर भी कह सकते हैं। ये लाइट सेंसिटिव होती है। रेटिना इज ऑल्सो कॉल्ड फिल्म ऑफ आई। इट वर्क्स लाइक फिल्म इन अ कैमरा, सेंड्स इलेक्ट्रिकल पल्सेस टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। इलेक्ट्रिकल पल्सेस सेंड करता है रेटिना ब्रेन को थ्रू किसके? ऑप्टिक नर्व के। इट कंटेन्स विजुअल रिसेप्टर्स, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स को ही विजुअल रिसेप्टर्स कहा जाता है, फोटो रिसेप्टर्स, और इनको फोटो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, रॉड्स एंड कोन्स को। 3 लेयर्स ऑफ रेटिना। रेटिना की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। वैसे तो रेटिना की 10 लेयर्स हैं, लेकिन जो हमने पढ़नी है वो सिर्फ 3 लेयर्स को हमने डिस्कस करना है। नंबर 1 है फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट जब रेटिना के ऊपर हिट करती है, मतलब रेटिना के ऊपर नहीं, रेटिना के फ्रंट पर हिट करती है, तो जब लाइट रेटिना के फ्रंट पर हिट करती है या पड़ती है तो
फोटो रिसेप्टर सेल्स उस लाइट को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद फोटो रिसेप्टर सेल्स लाइट को सेंड करते हैं बाइपोलर लेयर पर। बाइपोलर लेयर इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करती है और फिर गैग्नियल सेल्स को सेंड कर देती है। गैग्नियल सेल्स में क्या होते हैं, फाइबर, नर्व फाइबर्स होते हैं। वो नर्व फाइबर्स मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। गैंग्लियल सेल्स ऑप्टिक नर्व को मैसेज देते हैं और ऑप्टिक नर्व मैसेज लेकर कन्वे करती है हमारे विजुअल कॉर्टेक्स को। वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और फिर हम ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख सकते हैं। देन हमारे पास है मैक्यूला। बेसिकली मैक्यूला रेटिना का ही पार्ट है और फोविया भी रेटिना का पार्ट है। रेटिना के सेंटर में मैक्यूला होता है, मैक्यूला के सेंटर में फोविया होता है। मैक्यूला इज अ येलोइश स्मॉल सेंट्रल एरिया ऑफ रेटिना। रेटिना का ये स्मॉल छोटा सा एरिया है, येलो कलर में होता है। रिच विद रॉड्स एंड कोन्स, ये रॉड्स एंड कॉन से फिल होता है, भरा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा रॉड्स एंड कॉन की तादाद मैक्यूला के अंदर होती है। मैक्यूला इज अ ओवल शेप। ओवल शेप इस तरह की होती है जैसे एग की शेप होती है, ये इस शेप में होता है, ओवल शेप में। बजवी शेप भी इसको कहा जाता है। इट हैज़ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना अपने अंदर ऐसे सेल्स रखता है जो लाइट सेंसिटिव होते हैं। दैट हेल्प्स अस टू सी, जिनसे हम देख सकते हैं, फाइन डिटेल क्लियरली, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा फाइन। एक्चुअली जो विजुअल एक्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा आई का जो पार्ट होता है वो मैक्यूला ही होता है। जब हम सेंट्रल विजन के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रेटिना का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ड्राइविंग, स्टिचिंग, राइटिंग, रीडिंग, इसके लिए मैक्यूला रिस्पॉन्सिबल है। देन हमारे पास मैक्यूला का सेंट्रल पार्ट है फोविया। सॉरी, साइज ऑफ मैक्यूला। मैक्यूला का साइज कितना होता है, डायामीटर, डायामीटर भी साइज को ही कहा जाता है। 1.5 mm, 1.5 mm मैक्यूला का साइज होता है। मैक्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन एंड शार्प विजन। देन फोविया है। फोविया मैक्यूला का सेंट्रल पार्ट है। सेंटर ऑफ मैक्यूला, ये मैक्यूला के बिल्कुल सेंटर में होता है। जैसे रेटिना है ना, वो किस शेप में होता है, रेटिना एक स्मॉल सी प्लेट होती है ना, जैसे हम पिच कह सकते हैं, तो उसकी शेप में होता है। देन उसके अंदर एक स्मॉल प्लेट और रख देंगे तो वो हमारा मैक्यूला हो जाएगा। उसके बीच में एक और स्मॉल, उससे भी ज़्यादा स्मॉल साइज में प्लेट रख देंगे तो वो हमारा फोविया हो जाएगा। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना मैक्यूला। जो हमारा फोविया है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है मैक्यूला का। इट इज टाइनी पिट इन मैक्यूला। जो फोविया है वो मैक्यूला का टाइनी पिट है। टाइनी पिट मीन बहुत ही छोटा एरिया, बहुत सी छोटी सी जो जगह होती है वो, उसे टाइनी पिट कहते हैं। तो ये बहुत स्मॉल साइज में होता है, इस वजह से ये टाइनी पिट है मैक्यूला का, क्योंकि ये मैक्यूला के सेंटर में होता है। इट प्रोवाइड क्लियरेस्ट विजन। ये हमें क्लियरेस्ट विजन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने सुई में धागा डालना हो या बहुत ज़्यादा कोई बारीक भी चीज़ हो, जैसे कोई आसमान पे हमने तारा वगैरह देखना, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट कंटेन्स कोन्स। सबसे ज़्यादा कोन्स फोविया के अंदर होते हैं, यानी इनसाइड द फोविया, फोविया के अंदर होते हैं। देन हमारे पास है कॉन्स। अब कॉन्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्स को हमने जस्ट नाम से ही देखा था। अब हम इसके मतलब ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका फंक्शन क्या है, और इस अगर कॉन्स डैमेज हो जाए तो कौन सी विजन डैमेज होती है, सॉरी इफेक्ट होती है। कॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग कलर्स। कलर विजन के लिए कॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, इसके अलावा येलो, वाइट, ब्लैक, डिफरेंट कलर को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इट्स डैमेज कॉजेज कलर ब्लाइंडनेस। अगर कॉन्स डैमेज हो जाएं तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। मीन्स के जो इंडिविजुअल है उसको ऑब्जेक्ट तो ठीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट देख पा रहा है ऑब्जेक्ट को, लेकिन वो कलर्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। मतलब उसकी जो दुनिया है ना वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। रिस्पॉन्स स्पीड इज़ फास्ट देन रॉड्स। कॉन्स की स्पीड फास्ट होती है रॉड से। स्पीड में ये बहुत ज़्यादा फास्टली काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है डे लाइट में काम करते हैं। इसके अलावा हम कलर्स देख सकते हैं इनसे। लेस सेंसिटिव टू लो लाइट। लो लाइट में तो ये रिस्पॉन्सिबल होते ही नहीं है, लेस सेंसिटिव होते हैं, काम नहीं करते, करते भी है तो कम। लोकेटेड इनसाइड फोविया। फोविया के अंदर वाक़या होते हैं, फोविया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देयर आर अबाउट 6 मिलियन। ये 6 मिलियन तादाद में होते हैं ह्यूमन आई में।
Cones have RBG colors. RBG से क्या मुराद है? RBG रेड, ग्रीन एंड ब्लू. बेसिक कलर यही होते हैं, बाकी कलर्स फिर इन्हीं से निकलते हैं. बेसिक कलर क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू बेसिक कलर. और देन कॉन्स आर प्रोवाइड फोटोपिक विजन. कॉन्स जो हैं वो हमें फोटोपिक विजन प्रोवाइड करते हैं. फोटोपिक मीन क्या होता है? फोटोपिक मीन होता है कि जैसे हम डे लाइट में देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो फोटोपिक मीन यही होता है कि डे लाइट में जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं. रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट एंड डार्क डिस्क्रिमिनेशन. यानी रात के टाइम अंधेरे में या फिर रूम में जब हम देख रहे होते हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे रॉड्स. ब्लैक एंड वाइट में हमें ये हेल्प आउट करते हैं. रिस्पॉन्स स्पीड इज स्लो देन कोन्स. कोन्स की निस्बत रॉड्स स्पीड में स्लो होते हैं. मोर सेंसिटिव टू लो लाइट. लो लाइट में ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि ये लो लाइट में फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे कि रात के टाइम हम चीज़ों को देखते हैं तो ये नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लोकेटेड आउटसाइड द फोबिया. फोबिया के आउटसाइड पर होते हैं, यानी फोबिया के एजिस पर प्रेजेंट होते हैं. देयर आर अबाउट 120 मिलियन रॉड्स. रॉड्स जो हैं वो 120 मिलियंस होते हैं तादाद में. इन ह्यूमन आई आँख में, इंसानी आँख में. रॉड्स आर प्रोवाइड स्कोटोपिक विजन. स्कोटोपिक विजन मीन होते हैं कि जो हम डार्क एरिया में देखते हैं, जैसे अंधेरे में हम देख रहे होते हैं, जैसे मतलब नाइट विजन जो भी है ना, वो हमें रॉड्स प्रोवाइड करते हैं. रात के टाइम हमें अगर रॉड्स डैमेज हो जाएं तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. देन हमारे पास है ऑप्टिक नर्व. इट कैरी न्यूरल इम्पल्सेस फ्रॉम आई टू ब्रेन. न्यूरल इम्पल्सेस लेकर जाती है आँख से ब्रेन में. इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ आई. आँख की बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद होती है. एंड कैरी मैसेज फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन. और रेटिना से मैसेज को कैरी करती है और ब्रेन में लेकर जाती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड क्रेनियल नर्व. इसको सेकेंड क्रेनियल नर्व भी कहा जाता है. एट्थ क्रेनियल, हमारी आई में 12 क्रेनियल नर्व्स हैं. 8 क्रेनियल नर्व्स जो है वो ईयर वाली को कहा जाता है, तो इसको सेकंड क्रेनियल नर्व कहा जाता है. इसके अलावा 12th क्रेनियल नर्व का टॉपिक डिस्कस करेंगे. एंड होता है क्योंकि ये मैसेज लेकर जा रही होती है, इसलिए इसे विजुअल पाथवे कहा जाता है. और देन हमारे पास है ऑप्टिक डिस्क. ऑप्टिक डिस्क क्या होता है? ऑप्टिक डिस्क वो एरिया है जहां ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. ऑप्टिक डिस्क को ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है एंड स्कोटोमा कहा जाता है. इसके अलावा ऑप्टिक नर्व हेड भी कहा जाता है. ये तीनों नाम ऑप्टिक डिस्क के हैं. इट इज द एरिया वेयर ऑप्टिक नर्व. ये वो एरिया है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व हमारी आँख से मिलती है. ये सिर्फ आँख से ऑप्टिक नर्व को मिलाती है, इसलिए इसको स्कोटोमा कहा जाता है. स्कोटोमा मीन जैसे हमने स्कोटोपिक विजन पढ़ी थी, स्कोटोमा मीन भी यही होता है, डार्कनेस एरिया. तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है जहाँ पे ऑप्टिक डिस्क होती है. देन हमारे पास है विजुअल कॉर्टेक्स. विजुअल कॉर्टेक्स इज द ब्रेन पार्ट. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई. ये वो ऐसा पार्ट, ये आँख का ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमारी जो विजन है वो इंटरप्रेट होती है, प्रोसेस होता है. जो भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं और उसके बाद हम चीज़ों को इजीली सीन कर सकते हैं. जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होती है ऑप्टिक विजुअल कॉर्टेक्स में जाके. इट इज़ लोकेटेड इन ऑक्सीपिटल लोब. हमारी आई में हमारे ब्रेन में 4 लोब्स होती हैं. जहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स होता है उसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं. एक फ्रंटल लोब होती है, एक टेम्पोरल लोब होती है और एक पेरिटल लोब होती है. जो हमारी टेम्पोरल लोब है वो लेफ्ट और राइट साइड पे होती है. जो हमारी फ्रंटल लोब है वो फॉरहेड क्या कहेंगे फ्रंट पे होती है, जहाँ पे हमारा फॉरहेड होता है. और जो हमारी ऑक्सीपिटल लोब है वो हेड की बैक साइड पे होती है. इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ हेड. इट्स डैमेज कॉजेज कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट. अगर विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए तो कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि जी किसी के सर में बैक साइड पे किसी ने डंडा मारा या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ या कोई इंजरी हो गई हेड के बैक साइड पे, तो उसका विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज हो गया, तो इट्स मीन कि उसे दिखाई भी नहीं देता, उसकी विजन जो है वो डैमेज हो जाती है. आई पार्ट तो सारे के सारे
बने होते हैं, या फिर ये कॉन्जेनिटल भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा इज अ ट्रांसपेरेंट थिन म्यूकस मेम्ब्रेन। कंजक्टिवा थिन मीन पतली सी, म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस यानी ये वेट होती है, आई को वेट रखती है, लुब्रिकेट रखती है। इनर लाइनिंग द आईलिड, ये आईलिड के बिल्कुल निचली साइड पे एग्जिस्ट करती है। इट कवर्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ सक्लेरा, सक्लेरा के फ्रंट पोर्शन को इसने कवर किया हुआ है। जैसे हमारे साइटेड फेलोज हैं, अगर वो तो देख सकते हैं, लेकिन चूंकि पर्सन विद विजुअल इम्पेयर्ड वो सीन नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो आप अपनी आई के बिल्कुल वाइट एरिया वाले जगह पे हाथ लगा के देखेंगे तो वो आपको फील होगा वेट एरिया होता है वहां से। तो ये हमारी आई को वेट रखता है। मतलब जो हमारी आई में टीयर्स होते हैं उनको प्रोड्यूस कौन करता है, वो कंजक्टिवा करता है। इट प्रिवेंट्स द आई फ्रॉम ड्राइंग आउट, हमारी आई को ड्राइंग आउट होने से, ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। कंजक्टिवा प्रोडक्शन ऑफ टीयर, कंजक्टिवा जो है वो टीयर प्रोड्यूस करते हैं। देन हमारे पास है आईलिड, ये थिन सी पतली सी फोल्ड स्किन होती है। इट इज अ थिन फोल्ड स्किन दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द आई। जब हम आई को बंद करते हैं तो ये जो स्किन हमें फोल्ड फील हो रही होती है, तो ये हमारी आईलिड्स हैं। इट्स मूवमेंट कैन बी वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री मूवमेंट करती रहती है। मतलब आईलिड, नीचे भी आईलिड होते हैं, ऊपर भी आई के आईलिड होते हैं, ठीक है। तो वो ये स्किन वॉलेंट्री मूवमेंट करती रहती है अपनी मर्जी से। जब हमारी आई में कोई भी चीज़ मच्छर वगैरह या कुछ भी एंटर होने लगता है, तो जब हमारी आई मूवमेंट कर रही होती है तो वो इसकी वजह से हमारी आई में दाखिल नहीं हो सकता। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। इट हैज़ थिनेस्ट स्किन ऑफ बॉडी, ये सबसे ज़्यादा थिनेस्ट स्किन है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी में जितनी भी स्किन है उसमें सबसे ज़्यादा थिनेस्ट यही है। और ये पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारी बॉडी का थिनेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो आईलिड है। इसकी थिनेस्ट कितनी होती है, क्वांटिटी में कह रही हूँ, मिलीमीटर्स में। इसकी थिनेस्ट होती है 1 mm। देन हमारे पास है आईब्रो। आईब्रो क्या होते हैं, हमारे जहाँ से आंख स्टार्ट होती है फॉरहेड के नीचे से, फॉरहेड के बिल्कुल नीचे जो हमारी आंख का एज होता है वहाँ पे आईब्रोज होते हैं। दीज आर थिक हेयर्स, ये मोटे मोटे हेयर्स होते हैं। थिन मीन होता है पतला और थिक मीन होता है मोटा। अबव द आई प्रोटेक्ट्स द आई, और ये भी आई को वेट, पसीने से, डस्ट से जो है वो प्रिवेंट करते हैं। सनलाइट से भी प्रिवेंट करते हैं, इसके अलावा डस्ट से। देन हमारे पास है आई लैशेज। आई लैशेज क्या होते हैं, दीज आर द हेयर्स एट द एज ऑफ द आईलिड, आईलिड के एज पर जो हेयर्स होते हैं जिनको हम पलके कहते हैं, ये वो होते हैं। सिमिलर फंक्शन एज आईब्रो, जो फंक्शन आईब्रो का है वही फंक्शन आई लैशेज का है। डस्ट से, सनलाइट से, वेट से, जो पसीना हमें गर्मियों में आ रहा होता है वो हमारी आईज में दाखिल ना हो सके, इस चीज़ से आई प्रिवेंट करते हैं। जी, तो ये हमारी आई के रिमेनिंग पार्ट्स है जो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा आई एनाटॉमी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देन इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर सर नहीं मैडम मिस ताइबा इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो? मैं यहाँ जी पे जी दो चीज़ों को पॉइंट आउट करूंगी। एक तो जैसे आपने बात की कलर विजन की, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कॉमन कलर ब्लाइंडनेस होती है या कलर में जो डिफ़िकल्टी होती है कलर को आइडेंटिफिकेशन करने में या फिर उसको डायग्नोज करने में और रिकग्निशन में, तो ये ज़्यादातर मेल में कॉज करती है 0.8% और फीमेल में ये 0.5% है। और जो विजुअल कॉर्टेक्स है, चूँकि ये हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी कि विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये डैमेज होगा, इसमें कोई किसी किस्म का कोई डिफेक्ट आएगा, तो एक जिस तरह आपने बताया कि कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट होती है जिसे हम कोग्निटिव विजुअल इम्पेयरमेंट भी कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। थैंक यू। हमने करिकुलम के बारे में पढ़ा और उसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक रह गया था 2-3 मिनट्स का। मैं चाह रही थी इसे कल ही डिस्कस कर लेते, लेकिन चूँकि मॉडल्स ऑलरेडी 5 to 6 मॉडल्स हो चुके थे, तो मैंने कहा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या है मोड्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मोड्स जो हैं वो 3 होते हैं बेसिकली, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
अब ये जो फॉर्मल एजुकेशन है ये एक स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड और इंस्टीट्यूशंस में डिलीवर होती है और इसको जो प्रोफेशनल्स हैं वो डिलीवर करते हैं, यानी वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं, जिनके पास डिग्रीज होती हैं। जबकि जो इनफॉर्मल है वो हम गली मोहल्ला या घर वालों से, माशरे में इर्द गिर्द के लोगों से सीखते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी किसान है तो उसका बेटा वही अगर प्रोफेशन अडॉप्ट करता है तो इसका मतलब है कि उसकी वो ट्रेनिंग नहीं हुई, वो उसने देखा, जो सुना, जो उसके माहौल में से उसने अपने जो उसने माहौल से इंफॉर्मेशन गेन की और उसने वो वाला प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया, यानी उसको विरासत में कह लें, विरासत में तो नहीं लेकिन उसको घर वालों की तरफ से एक पेशा मिला। तो ये क्या है, ये वाली जो लर्निंग है वो इनफॉर्मल लर्निंग है जिसमें किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं होती, डिग्रीज नहीं दी जाती और ना ही इंस्टीट्यूशंस में ये वाली एजुकेशन कंडक्ट की जाती है। जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो कि वेबिनार्स की सूरत में, सेमिनार्स की सूरत में या वर्कशॉप की सूरत में कंडक्ट की जाती है और कुछ डिग्री प्रोग्राम्स वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो किसी किस्म की ट्रेनिंग हो सकती है, लेकिन वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो ये है हमारे मोड्स ऑफ एजुकेशन, जिसका सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है इंस्टीट्यूशंस में डिलीवर होती है, प्रोफेशनल्स और सर्टिफाइड लोग इसको इस एजुकेशन को प्लान करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करते हैं और डिग्रीज बाकायदा तौर पे दी जाती हैं एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और इनफॉर्मल ये नीम रस्मी तालीम या गैर रस्मी तालीम जो है ये बाकायदा इदारों में नहीं दी जाती, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो ट्रेनिंग्स की सूरत में, वेबिनार्स की सूरत में, वर्कशॉप की सूरत में, सेमिनार्स की सूरत में कंडक्ट की जाती हैं। वो किसी स्पेसिफिक एजेंडा को या किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को, किसी भी कोर्स को, जैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, कोई और डिफरेंट प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन लॉन्च करते हैं, उसमें कुछ स्किलफुल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, आज हम रिसर्च का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, कलेक्शन का, डेटा को एनालाइज करना, उसके बाद उसमें कंक्लूजन्स निकालना, फाइंडिंग्स निकालना। अब एक इल्यूजन है या एक कंफ्यूजन कह लें कि कुछ लोग कहते हैं रिसर्च क्या है कि एक चीज़ को दोबारा से सर्च करना। ये बिल्कुल इसका मतलब तो है, लेकिन ये इतना ही नहीं है। ये ब्रॉडर टर्म है कि जिसके अंदर हम लोग एजुकेशनल रिसर्च है और भी ज़ाहिर बात है कि ब्रॉडर टर्म है, तो लैब रिसर्च और बहुत सी रिसर्चेस कंडक्ट होती हैं। एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम नॉलेज को गेन करते हैं और एग्जिस्टेड फिनोमिनाज, एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ और एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम ना सिर्फ दोबारा से फाइंड आउट करते हैं, उस पे फाइंडिंग्स निकालते हैं और ट्रुथ आइडेंटिफाई करते हैं, बल्कि न्यू आइडियाज़ और न्यू नॉलेज को गेन करते हैं और इनके साथ साथ ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड फिनोमिनाज है उनको रीस्टडी भी किया जाता है और न्यू कंक्लूजन्स भी निकाली जाती हैं, यानी थेरीज को फाइंड आउट भी किया जाता है और डेवलपमेंट भी होती है। अब इसके कुछ सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, यानी जो बेसिक नॉइंग्स के सोर्सेज हैं, नॉलेज के सोर्सेज हैं, जिनके थ्रू हम वैलिड और ऑथेंटिक डेटा ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला है सोर्सेज ऑफ नॉलेज में, वो है इल्हामी इल्म, ठीक है, रिविलेशन या फिर रिवील्ड नॉलेज, जिसमें हमारा ईमान है कि 4 इल्हामी किताबें अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई हैं, जिनमें सबसे ऑथेंटिक और कतई आखिरी जो किताब है वो कुरान मजीद है, जो सबसे वैलिड, रिलायबल और ऑथेंटिक नॉलेज है हमारे पास। उसके बाद इस इल्म के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें कायनात के तमाम मज़ाहिर फ़ितरत अल्लाह ताला ने उसको वाज़े कर दी हैं। कुरान मजीद में एक हमें वसी नॉलेज दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वैलिड सोर्स है, रिलायबल है और ऑथेंटिक नॉलेज है। कुरान मजीद में भी मुख्तलिफ आयात में हमें ये लेसन मिलता है कि गौर व फिक्र करो। तो रिसर्च का बेसिक मतलब ही है यह तहकीकात या तहकीक करना, ठीक है। तो
गौर व फिक्र करना अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया है हमें, कुरान मजीद में ये सबक मिलता है। फिर ये कि अल्लाह ताला की मुख्तलिफ नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं और अल्लाह की निशानियां हैं, जैसे रात और दिन के बदल बदल कर आने और जाने में, रोशनी और अंधेरे, और बहुत सी अल्लाह ताला ने हमें निशानियां अता फरमाई। और अल्लाह पाक ने सूरह आराफ में एक पहली आयत का मफहूम भी ये है कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं। तो गौर व फिक्र करेंगे तो यही तहकीक है, यही रिसर्च है और यही साइंटिफिक नॉलेज है। साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन्स या फाइंडिंग्स निकालते हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज भी, साइंटिफिक नॉलेज से अवेयरनेस लेना भी इसी को कहते हैं, जो गौर व फिक्र है या फिर तहकीक करना है। दूसरा सोर्स हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात तैयबा में जो ज़ाहिरी अमाल, जो एक अपने अफ़ाल अंजाम दिए, उनको हम हदीस कहते हैं। वो कौल, वो फ़ेल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़ुबान से कुछ कलिमात अदा फ़रमाए, वो हमारे वो क्या है, हदीस का दर्जा रखते हैं। हदीस उसको कहा जाता है जिसके मानी है खबर या बातचीत। तो जो अल्लाह ताला ने हमें दूसरा सोर्स दिया वो हदीस है। और हदीस की 6 मुस्तनद किताबें अल्लाह पाक हमारे दरमियान मौजूद हैं, और जिनमें सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक है वो बुखारी शरीफ है, फिर मुस्लिम शरीफ, इब्न माजा, सनन अबी दाऊद, और इसी तरह से सनन निसाई, तिरमिज़ी। ये 6 किताबें हमारे दरमियान मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हदीस वो भी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से जिन कामों को होते हुए देखा और उन पर किसी किस्म का कोई रिएक्ट नहीं किया, अल्लाह के नबी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, इट मीन्स के अल्लाह ताला ने या अल्लाह के नबी ने उस चीज़ की इजाज़त दी है, जिसे हम कहते हैं हदीस तकरीरी। हदीस की बेसिकली 3 इक़साम है। जो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए वो कौली हदीस है। फिर जो अफ़आल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिए हमारी रहनुमाई के लिए, वो हदीस फ़ेली हदीस है। और तकरीरी वो हदीस जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम को होते हुए देखा और उस पर मना नहीं फरमाया और खामोशी इख्तियार कर ली, तो हदीस तकरीरी है। हदीस के बाद सुन्नत। सुन्नत का मतलब है रास्ता या तरीका, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, आमाल और अक़वाल, वो जो हम तक मुख्तलिफ रावियों के ज़रिए पहुँचे, हदीस के ज़रिए, और जो तरीक़ेकार हमें सिखाए गए इबादात के या और दूसरे मामलात के बारे में, वो क्या है, सुन्नत है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हमें मिलती है। तो इसके बाद आता है इज्मा। इज्मा कहते हैं कि किसी एक नुक्ते, किसी एक बात पे, किसी पॉइंट पे उलमा इकराम का और जो साहिब इल्म लोग हैं उनका दीनी जो हमारे मुफ्तियान हैं, वो जब किसी एक बात पे मुत्तफ़िक हो जाएं तो इसे कहते हैं इज्मा। अगला है इज्तिहाद। इज्तिहाद से मुराद है कि इसमें बज़ाहिर तो हमें कुरान मजीद में एक मामले से कोई रहनुमाई नहीं मिलती, इससे कोई एग्जैक्ट हमें रहनुमाई नहीं मिली, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत और जो अफ़आल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में अंजाम दिए, उनकी रोशनी में जो फ़ैसला करेंगे, जो हमारे मुफ्तियान हैं, उलमा इकराम हैं, वो जब उनसे जो मिसालें हैं, उनको जब फ़ॉलो करते हुए कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे, कोई राय देंगे, और उस राय पे जब सब मुत्तहिद होंगे और इत्तेफाक करेंगे, तो वो क्या है, इज्तिहाद। मिसाल के तौर पे अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक इलाके में किसी मकसद के लिए जाना चाह रहे थे, तो उस दौरान उस इलाके में वबा फूट पड़ी। तो अब उन्हें उनके कुछ बुजुर्ग सहाबी वो भी इस मामले पर मशवरे कर रहे थे। तो अब जब वो जा रहे थे उस इलाके की तरफ, तो रास्ते में उन्हें एक सहाबी मिले और उन्होंने बताया कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की एक बात याद है कि जिसमें उन्होंने बताया था कि जब किसी इलाके में वबा फूट पड़े
तो ना ही उस इलाके का कोई फ़र्द उस इलाके से बाहर जाए और ना बाहर वाले अफ़राद जो हैं वो उस इलाके की तरफ रुजू करें। तो इस पे फिर उन्होंने इस बात को लेके ये जो मिसाल थी, इसके बाद आप यानी हमारे जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्होंने फिर कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए लौट रहा हूँ और अल्लाह ही की रज़ा से लौट रहा हूँ। तो फिर हमारे जो मुफ्तियान हैं, जो उलमा कराम हैं, उन्हें इस चीज़ से रहनुमाई मिली, जिसको हमने अपने कोविड के दौर में देखा कि जब बाज़ लोग फरमाते थे, बाज़ लोगों को कहना था कि इस दौरान ज़्यादा बाहर ना निकला जाए घरों से, और कुछ लोग कहते थे अल्लाह पे तवक्कुल करके हम अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रख सकते हैं, बाहर निकलें, मास्क पहन के निकलें। लेकिन क्या है कि जब इस वाक़ये के बाद, इस मिसाल के बाद और एक राय पे सब लोग मुत्तफ़िक हुए और फिर उन्होंने, जो साहिब इल्म लोग हैं, उन्होंने इस हवाले से अपने डिसीजंस लिए। तो ये है इज्तिहाद, और इस जैसे और मामलात जो हैं वो इज्तिहाद के ज़ुमरे में आते हैं। इसके बाद है विजदान। विजदान कहते हैं इंट्यूशन को, जैसे किसी के दिल में इल्का हो जाना, और ये भी साहिब इल्म लोगों से एसोसिएटेड है, यानी वो इंडिविजुअल्स जो अपने दीन के बारे में इल्म रखते हैं, जो साहिब इल्म हैं, वो लोग उनके अगर लाशऊर में कोई चीज़ है और वो शाऊर में आ जाए, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाए, तो वो क्या है? विजदान है। अगर मतलब अल्लाह की तरफ से उन्हें किसी चीज़ का इल्का हो जाना, इल्हाम, जैसे कि हमने इल्हाम के बारे में पढ़ा, तो ये है विजदान, इंट्यूशन। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, जैसे कि हम जानते हैं कि वो इंडिविजुअल जिसने जो किसी एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ है, जिसने ज़िंदगी गुजारी और चीज़ों को होते और देखा है और सुना है, जिसका ज़ाती तजुर्बा है, उसकी ओपिनियन ली जाती है और उसकी राय को अथॉरिटी कंसीडर किया जाता है कि हाँ भी उसने ज़िंदगी गुजारी और उसका तजुर्बा भी है। फिर इसके बाद आती है एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन भी अथॉरिटी है, जिस इंडिविजुअल का किसी फील्ड ऑफ नॉलेज में वसी नॉलेज है, जैसे सोक्रेट और एरिस्टोटल को एक वक्त तक अथॉरिटी कंसीडर किया जाता था। एरिस्टोटल ने एक मर्तबा कहा कि ख़वातीन और मर्दों के दांत बराबर होते हैं, तो सब लोग अथॉरिटी की बेस पे इसको कंसीडर करते थे कि ये एक्सपर्ट ने दी है, तो ये ओपिनियन जो है वो वैलिड है, तो रिलायबल है। लेकिन 20वीं सदी में एक साइंसदान के को अचानक एक ख़्याल आया, उसके ज़हन में ख़्याल आया कि क्यों ना इसको वेरीफ़ाई किया जाए, दांत गिने जाएँ। तो जब दांत गिने गए तो देखा कि दोनों के दांत बराबर होते हैं। तो उसके बाद फिर ये ओपिनियन चेंज हुई, लेकिन उस वक़्त तक इसको अथॉरिटी कंसीडर किया जाता था, क्योंकि एरिस्टोटल और जो सोक्रेट्स हैं, इनको फ़िलॉसफ़ी और दीगर कुछ उलूम में उनके अथॉरिटी कंसीडर किया जाता था, तो इसी के बेस पे उसे भी कंसीडर किया गया। नेक्स्ट है रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव रीजनिंग, जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट है साइंटिफिक नॉलेज। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं जिनके थ्रू नॉलेज गेन होता है। अब रिसर्च की दो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय पर्पस और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय मेथड और अप्रोच। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय पर्पस में 4 टाइप्स हैं बेसिकली: बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च। और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय मेथड और अप्रोच में 2 टाइप्स फर्दर आती हैं, जिनकी आगे भी सब टाइप्स मौजूद हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। और आगे इनकी टाइप्स को हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जी, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि डिस्क्राइब करना चाहिए अल्लाह ताला ने जैसे चीज़ों को, तो ये हमारे पास विजन जिसको हमने आई एनाटॉमी को पढ़ा, तो ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की क्रिएशन है कि 75% नॉलेज हम इससे गेन करते हैं। तो देखें अल्लाह ताला ने किस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स और कितनी थोड़ी सी जगह पे अल्लाह ताला ने उनको एडजस्ट किया हुआ है। देन फिर 80% एरिया वेट्रस ह्यूमर ने कवर किया, और टोटल बाकी 20% एरिया जो है वो बाकी सारे पार्ट वहाँ पे मैनेज किए गए हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की क्रिएशन, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं उन पे जब हम गौर व फिक्र करते हैं
तो अल्लाह ताला की क्रिएशन का जैसे बीज निकलता है ज़मीन में से, तो उसको कभी देखें तो वो बहुत खूबसूरती से कितना वो ऐसे बिल्कुल नाजुक सा होता है और बाद में वो कितना बड़ा दरख्त बन जाता है। तो बस ये है कि विजन से हम, अब जिन लोगों के पास विजन है वो इससे कितने गलत जो है वो मतलब मिसयूज़ करते हैं अपने विजन का। वैसे तो विजन से हमें ऑथेंटिक नॉलेज लेना चाहिए, ऑथेंटिक या फिर किसी की हेल्प करनी चाहिए इस तरह से। लेकिन हम विजन से क्या करते हैं, हम मीम्स देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो हम कुरान नहीं पढ़ते, तो हम अपने विजन को अच्छी जगह पे नहीं यूज़ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने बेसिकली इंसान को बनाने का पर्पस यही है कि वो दुनिया में अच्छे काम करे, अपने अमाल के साथ अल्लाह ताला से मुलाकात करे। लेकिन इंसान जो है वो अपनी एक दुनिया में गुम है, अपने मामलात में, अपने कुछ लोग जो हैं वो हैप्पी ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोग डिसहार्ट ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब है कि अल्लाह ताला की क्रिएशन पे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा अल्लाह ताला माइंड को, जब माइंड का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि अल्लाह ताला ने किस तरह से हमारे माइंड को मैनेज किया हुआ है। मतलब या हाथ फिंगर भी मूव नहीं करती अगर माइंड को मैसेज ना जाए तो। दैट्स इट। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मिस राबिया, आपने बड़ी वैलिड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें शेयर किया है। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।